और तमाम सवाल के जवाब आज ये मंच तलाशने की कोशिश करेगा और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा। थैंक यू सो मच प्रिया। क्योंकि हर एक सत्र से बहुत कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं और हर एक सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनके डिपार्टमेंट की उपलब्धियां, हम चांद तक पहुंच रहे हैं, स्पेस के क्षेत्र में क्रांति कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये यूथ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन आपकी तमाम जिम्मेदारियों से जुड़े हुए सवालों से पहले जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह मैं शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक ऐसा चुनाव था जिसको लेकर लगातार आपने ग्राउंड पर बहुत मेहनत की और आप शुरू से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। यह भी कहा जा रहा था कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, लेकिन हरियाणा में तो आपकी डबल इंजन की सरकार बन गई और तीसरी बार आपने सरकार बनाई। लेकिन जम्मू कश्मीर के नतीजों को भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है? सबसे पहले तो धन्यवाद पूर्णिमा जी, और धन्यवाद ये जो आपने एक मुख्तसर सी छोटी सी फिल्म दिखाई। कुछ देर के लिए मैं सोच रहा था किसी और पर आधारित है। तो इतना बढ़ चढ़ करके आपने मुझे प्रदर्शित कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब जहां तक आपके प्रश्न का संबंध है, निश्चय ही मुझे लगता है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, आज तक की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है जम्मू कश्मीर में आज़ादी से लेकर के अभी तक। हमारा वोट शेयर बढ़ा भी है, और न केवल जम्मू संभाग में बढ़ा बल्कि कश्मीर घाटी में भी बढ़ा। बल्कि हकीकत तो ये है कि इस चुनाव में भी मैक्सिमम वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का रहा, लगभग 25-26%। और भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटों की संख्या अधिक रही हो, लेकिन उनका वोट शेयर हमसे कम रहा। और उसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर घाटी में, जहां एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाना एक बहुत बड़ा टैबू समझा जाता था, आपको स्मरण होगा कितनी कितनी बड़ी यात्राएं निकाली जाती थी, बड़ा संघर्ष और बड़ा अभियान हुआ करता था वहां पे झंडा। आज वहां पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट भी पड़ रहा है और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, हालांकि हम कहीं विजयी तो नहीं हुए कश्मीर घाटी में, वो सच है, लेकिन हम दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन उससे भी अधिक मुझे लग रहा है जो सबसे ऐतिहासिक जो इस चुनाव से जुड़ी बात है वो ये है कि पहली बार चुनाव में वो दृश्य रहा जैसा भारत के किसी और प्रदेश में, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। यानी हमने वो जमाना भी देखा है कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ करता था तो रिटर्निंग ऑफिसर को ये हिदायत रहती थी कि सारे के सारे नामांकन पत्र वो रद्द कर देता, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके उम्मीदवार का नामांकन पत्र मंजूर करके, स्वीकार करके उसे बिना चुनाव के अनकंटेस्टेड घोषित कर दिया जाता जीता हुआ। फिर धीरे 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 दौर बदला, फिर वो लंबा अंतराल आया 30-35 वर्ष का, जब आतंक के साए में चुनाव हुआ करता थे, 8-10% वोट पड़ता और वो मैनेज हो जाता। वही चंद एक लोग अपने परिवारवाद को भी बनाए रखते और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का राज भी रहता, वही विधायक, वही सांसद, वही सरकार। लेकिन पहली बार आपने देखा 60-70% मतदान, उसी प्रकार का औसतन जिस तरह के राष्ट्रीय स्तर पर था। बल्कि इससे पहले जब जिला परिषदों के चुनाव हुए तो इससे भी अधिक बढ़ करके 80-80% तक। और जितनी भारी संख्या में वोटर मत डालने आए, उतनी ही भारी संख्या में उम्मीदवार भी आए। तो जैसा मैंने उस दिन लिखा भी था कि दिस इज ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू कश्मीर विच वी आर विटनेसिंग अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात रही। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो महसूस कर रहे हैं लोग, वो सेंस ऑफ अप्रोच के साथ। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने इसी मंच से सवाल पूछा, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के सेंस ऑफ अप्रोच में क्या आप कोई फर्क महसूस करते हैं? इस बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर चुनाव जीता और अब सरकार बनाने जा रही है, वो ये कहते हैं कि हमें सरकार के साथ मिलकर चलना है। ये क्या आप एक डिफरेंट सेंस ऑफ अप्रोच देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का? मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो वो राष्ट्र हित में भी है और प्रदेश हित में भी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सदा सहयोग किया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इस देश की कारभार संभाली है सन 2014 से, तो मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा एक मूल मंत्र रहा। जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी उनको भी उसी प्रकार का लाभ मिला जिस तरह की उन सरकारों को जहां पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, क्योंकि मोदी जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने स्वयं अनुभव किया था किस प्रकार से यूपीए के दौरान उनके साथ भेदभाव किया जाता था गुजरात के साथ। तो जहां तक मोदी जी का संबंध है और मोदी सरकार का संबंध है,
उसकी ओर से कभी भी किसी प्रकार के सहयोग की, सहायता की कमी नहीं रही। प्रदेश कोई भी हो, वहां सरकार कोई भी हो। आप तमिलनाडु को देख लीजिए, अभी हाल ही में संगोल जो लगाया गया है नई सदन में, वो तमिलनाडु से लाया गया, हालांकि वहां हमारी सरकार नहीं है जी। और वो वहां की विरासत, वहां की तहजीब, वहां की संस्कृति का एक चिन्ह है। तो कहने का तात्पर्य कि मोदी जी ने हर प्रकार से उस तरह का एक मूल मंत्र का पालन किया है, जिसमें न केवल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, बल्कि भारत की जो सामूहिक संस्कृति है, मजमूई संस्कृति, उसको भी कायम रखने का प्रयास रहा है। मुझे याद है डॉक्टर जितेंद्र कि हमने इसी मंच से कई बार कॉन्क्लेव्स में इसकी भी चर्चा की है कि कश्मीर में एक जो ट्रस्ट डेफिसिट एक रहा है जनता के बीच में, उसको लेकर एक वक्त लगेगा। फिर भी जब कश्मीर में आपकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी जम्मू कश्मीर में विन विन सिचुएशन में है? एक मैं इस एस्पेक्ट को समझना चाहती हूँ, और दूसरा वो ट्रस्ट डेफिसिट आपको लगता है कि कहां पर कमी है, किस चीज की कमी है? नहीं, मुझे लगता है जिस बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ करके आए हैं चुनाव में भाग लेने में, ये एक तरह का संकेत है भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनकी बढ़ती हुई आस्था का। बल्कि मैं तो कहूंगा कि पहली बार लोकतांत्रिक आकांक्षाओं ने अंगड़ाई ली है, जन्म लिया है, रिसर्जेंस ऑफ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो खो बैठे थे इस हसरत को ही कि यहाँ कभी लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव होंगे या हम अपने इच्छा से प्रतिनिधि चुन सकेंगे। आज ये जिस तरह का, और आपने एक और बात देखी, कहीं कोई हड़ताल नहीं हुई। पहले क्या हुआ करता था कि हड़ताल की कॉल आती थी पाकिस्तान इस्लामाबाद से, और पोल बॉयकॉट की कॉल आती थी अलगाववादी दलों से, और 10-12% में भाग लेते थे चंद 1-2-3 पार्टियां। अब ना हड़ताल की कॉल हुई, ना पोल बॉयकॉट की हुई, बल्कि बहुत सारे अलगाववादी जो पिछले समय में रह चुके थे अलगाववादी दलों के साथ जुड़े हुए, उन्होंने भी चुनाव में भाग लिया, और कहीं भी एक बार भी अलगाववाद का नारा नहीं लगा। कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण, कोई नाखुशगवार घटना नहीं घटी। मैं तो कहूंगा कि दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से चुनाव होता है, उससे भी अधिक अनइवेंटफुल चुनाव इस बार का रहा है जम्मू कश्मीर में। लेकिन आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है, वहीं दूसरी तरफ उस स्टेट में जहां तीसरी बार आपने इस बार सरकार बनाई, आपने चुनाव जीता हरियाणा, वहां पर कांग्रेस कहती है कि तंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र की हार हुई है। ऐसा नहीं, वो तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो कि विपक्ष में है तो उन्होंने तो वही कहना है, लेकिन आज आम नागरिक जागरूक हो चुका है। जो मैं बात कह रहा हूं, इससे पहले कि मैं अपना वाक्य समाप्त करूं, छोटा सा बच्चा भी अपनी जेब से ये निकालता है और चेक कर लेता है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोला। जब मैंने कहा कि 25% वोट शेयर रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो इससे पहले कि ये कार्यक्रम खत्म होगा वो पहले ही ट्रोलिंग शुरू कर देगा कि साहब देखिए बैठा हुआ झूठ बोल रहा है। तो इस जमाने में कहाँ किसकी बात हो सकती है कि तंत्र की? ये लोग, इन्होंने पहलवान का भी इस्तेमाल किया, इन्होंने संविधान का भी इस्तेमाल किया, इन्होंने हर तरह के तंत्र का इस्तेमाल किया। जब ये विफल हो गए, क्योंकि लोग समझते हैं आजकल कि वोट किसको देना है, और ये इनकी हताशा का ये संकेत है जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं। लेकिन आम नागरिक इन बातों से ना मुतमईन होता है, ना इस बात पर विश्वास करता है। आप तो रिसर्च में बहुत बिलीव करते हैं, और क्योंकि आप उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी संभालते हैं, लोग ऐसा भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर कोई शोध का विषय होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी भी होगी। जहां पर चुनाव लोग कहते हैं कि वो हार जाएगी, वहां पर बम्पर जीत दर्ज कर लेती है, फिर तीसरी बार कंसेक्यूटिव टर्म में सरकार भी बना लेती है, सेंट्रल में भी बना लेती है, स्टेट में भी बना लेती है। भले ही किसान नाराज हो, नौजवान नाराज हो, या कोई भी नाराज हो, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी पर जब शोध किया जाएगा तो इस शोध से क्या निकल कर आएगा? कौन सी घुट्टी आप लोग तैयार करते हैं कि जीत आप ही लोगों की? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी समुदाय का नाजायज इस्तेमाल करते हुए, जस्टिस फॉर ऑल अपीजमेंट टू नन के मंत्र पर पालन करते हुए लोगों के बीच जाने का एक नया चलन पैदा किया, एक नई तहजीब, नई संस्कृति, वो मुझे लगता है भारत की राजनीति की शैली को बदलेगी। और जैसे आपने स्वयं कहा कि किसान भी, पहलवान भी, संविधान भी, वो तो तीनों बातें करते रहे कि संविधान खत्म हो जाएगा, पहलवान को पहलवान नहीं रहने दिया जाएगा, किसान को किसान नहीं रहने दिया जाएगा, लेकिन इन तीनों ही विषयों ने उनको पराजय से नवाजा है। तो कहने का तात्पर्य कि भारतीय जनता, अब वो जमाना आ गया है कि आप किसी वोटर को ठग नहीं सकते।
और इसीलिए तो आपके वो एग्जिट पोल भी कुछ अजीब गरीब हो रहे हैं, क्योंकि वोटर सच भी नहीं बताता। ऑनेस्टली बताइएगा डॉक्टर जितेंद्र, एग्जिट पोल देखने के बाद आपको क्या लगा था? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरह का ये एक सेहतमंद संकेत है, क्योंकि अब वो वोटर सीधा नहीं रहा। बल्कि मैंने उस दिन ये कहा था जब ये वोटर की बात है एग्जिट, तो मैंने कहा some of the politicians are still trying the tricks of the last election while the voter has moved on। कई बार ऐसा लगता है कि वोटर ज्यादा अक्लमंद हो चुका है। अभी कुछ सियासतदान राजनीतिक पिछले चुनाव की चतुराइयां हैं, वो सोच रहे हैं किसान की बात कर देंगे, पहलवान की बात कर देंगे, संविधान की बात कर देंगे तो हम झुठला सकते हैं, ठग सकते हैं वोटर को। लेकिन वोटर विकास देखता है। अब जम्मू कश्मीर में अगर इतनी भारी मात्रा में युवा आकर के वोटर डाल रहे हैं, तो आजकल वेल इन्फॉर्म्ड युवा है, सोशल मीडिया आपके जैसे चैनल हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, वो देख रहा है कि देश भर में मोदी जी ने कितने सारे अवसर, कितने सारे आयाम, कितने सारे स्टार्टअप के मौके उपलब्ध करवाए। ही डजंट वांट टू मिस द बस। और वो समझता है कि मेरे 3 दशक 3 पीढ़ियां तो इन्होंने ये जो वहां पर भी इसी तरह से उसको झांसा दिया गया, कभी आजादी का, कभी खुद मुख्तियारी का, कभी सेल्फ रूल का, कभी क्या क्या। वो समझ गया कि ये मेरे विकास में बाधा बन रही है, और युवा चाहता है टू मूव ऑन। और जब वो देखता है कि भारत इस समय एक भौगोलिक भूमिका में आ गया है, तो वो मोदी जी की इस यात्रा का हिस्सा बनकर के उसमें अपना भी विकास देखता है। लेकिन आपने अभी कहा कि आपकी पॉलिसी है, पार्टी की पॉलिसी है अपीसमेंट टू नन, लेकिन आप ही की पार्टी की तरफ से बयान आता है बटोगे तो कटोगे। नहीं, वो तो इसलिए है कि बंटने का मतलब है कि समाज, अब उसका मतलब कोई अलग तरीके से निकाले तो अलग बात है, लेकिन समाज को बंटना नहीं चाहिए, इसका तो हमारा विश्वास है, हमारी निष्ठा भी है। लेकिन इसी को लेकर ये कहा जाता है कि शायद ये कहने का जो तात्पर्य है, जो मैं समझ पाई हूं, वो ये है कि विपक्ष हमेशा जब बात करता है तो हिंदुओं को जातियों में बांटता है, लेकिन मुसलमानों की जातियों की बात कोई नहीं करता। इसमें ऐसा है कि ये भी नैरेटिव मैन्युफैक्चर करने का कोशिश विपक्ष ही कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, जो ये कहते हैं कि ये जो बात है तो ये किसी समुदाय विशेष या धर्म विशेष के साथ ताल्लुक रखती है। इतनी सारी योजनाएं जनहित की मोदी जी ने प्रारंभ की। उदाहरण के तौर पर एक है प्रधानमंत्री आवास योजना जी। आप देखिए, मोहल्ले के मोहल्ले, बस्तियों के बस्तियां, कच्चे मकान जहां झोपड़े होते थे मट्टी के, वो पक्के मकानों में तब्दील हो गए। मेरी अपनी आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाइए, वहां एक क्षेत्र पहाड़ी भी है। रूह खुश हो जाती है जब आप ऊपर देखते हैं कि जहां जो मिट्टी के झोपड़े हुआ करते तो पहाड़ों पर पक्के मकान है। और ये नहीं पूछा कि घर हिंदू का, कि मुसलमान का, कि ठाकुर का, ब्राह्मण का, बल्कि मैंने एक बार एक बस्ती में जाकर के मैंने कहा अपने जमीर पर हाथ रख करके कहिएगा बीजेपी को वोट नहीं दिया था ना। बोले नहीं, लेकिन मैंने कहा पक्का मकान तो बना। तभी मैंने कहा मोदी जी ने वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके एक नई कार्यशैली, एक नई राजनीतिक संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया है इस माध्यम से। इसलिए ये कह देना, अब हुआ क्या है कि 60-70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी समाज को बांट करके एक प्रदेश में हिंदू को मुसलमान के खिलाफ भड़काना, दूसरे प्रदेश मुसलमान को हिंदू, ना वो हिंदू के साथ है ना वो मुसलमान के साथ है, उनको खुद ही नहीं मालूम किसके साथ है। लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा, हमने मुसलमान को कहा तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, हिंदू को कहा तुम सच्चे हिंदू बन जाओ। जब तुम तुम्हारा कोई भी मजहब होगा, कोई भी धर्म होगा, जब तुम सच्चे निष्ठा से उसका पालन करोगे तो स्वाभाविक है तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, अच्छे भारतवासी बन जाओगे। और उज्ज्वला के सिलेंडर उदाहरण के तौर पर दिए गए, कलेक्टर को कहा सूचियां बनाओ, किस गृहिणी के पास सिलेंडर नहीं है उसे पहुंचा दिया गया। ये नहीं पूछा कि वो हिंदू का घर है कि मुसलमान का घर है, ये भी नहीं पूछा कि वोट पिछली बार किसको दिया था, हमें दिया था कि ये नहीं दिया, और ये भी नहीं कहा कि अगली बार जरूर देना। हमने वो जमाना देखा कांग्रेस पार्टी वाले, क्योंकि हम तो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, अगर पानी की नालियां भी डालते तो एक मोहल्ला छोड़ देते जहां से उनको वोट नहीं मिला हुआ था, ताकि उनको थोड़ा सताएं, उनको थोड़ा रुलाएं, फिर वो वापस आए, फिर उनको जतला के उनको तंग करके वहां करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। आपको लगता है कि जो लोकसभा चुनावों के दौरान एक बबल बनाया गया, बबल था आरक्षण को खत्म कर देने का, संविधान को खत्म करने का, या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली है बीजेपी, हरियाणा चुनावों के बाद वो बबल, एक उसके नतीजों के बाद बबल बर्स्ट हुआ है नीचे? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत से राजनीतिक पिछली चतुराइयां दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम नागरिक बड़ा जागरूक हो चुका है। अब जहां आरक्षण की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने आरक्षण दिया। जम्मू कश्मीर में आज तक शेड्यूल्ड ट्राइब को आरक्षण नहीं दिया गया था, ओबीसी को आरक्षण नहीं था। पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब को पॉलिटिकल आरक्षण मिला है जम्मू कश्मीर में। संसद में महिलाओं को आरक्षण दिया है,
तो आरक्षण के ठेकेदार ये कहां से बन गए, बल्कि इन्होंने तो दिया ही नहीं। तो ये तो केवल उसके भड़काऊ एक नरेटिव बना बना करके लोगों को ठगते रहे। लेकिन अब थैंक्स टू रियल टाइम चैनल्स लाइक यू अब वो जमाना जाता रहा, अब इनको बदलना होगा। और अगर ये नहीं बदलेंगे तो हर बार हरियाणा होगा। हर बार हरियाणा ना हो, इसी के लिए एक आत्म मंथन किया राहुल गांधी ने, और उस मंथन से ये निकला कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और दूसरा ये भी कहा गया कि शायद एक व्यक्ति ने खुद को पार्टी से ऊपर महसूस किया, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर चला गया। हालांकि आप कांग्रेस के आकलन के लिए बाध्य नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ऐसा हुआ? नहीं, आप ठीक कहते हैं। वो भी मैं जैसा अभी मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस भारत की राजनीति में उसकी शैली में, उसकी संस्कृति में बदलाव आएगा। क्योंकि जो आपने बात की उसी से बात जुड़ती है कि यहाँ पर एंटाइटलमेंट नहीं है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी, ये कार्यकर्ता है। यहाँ ये नहीं है कि किसी को कोई पद मिला, फिर पद मिला तो उसके ऊपर पद मिला। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई फैसले रसोई घर में बैठे बैठे हो जाते हैं या डाइनिंग टेबल पे माँ बेटा कर लेते हैं। ये पार्टी, ये दल जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का बाहर पालन करती है, उसी प्रकार पार्टी के भीतर यहाँ कोई नहीं कह सकता हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यहाँ कोई नहीं कह सकता हमारा अगला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होगा। सामूहिक निर्णय होते हैं, इनपुट्स उस तरह से एक व्यापक तौर पर प्राप्त किए जाते हैं और जिम्मेवारियां बदलती हैं। किसी को हम पदाधिकारी नहीं कहते, ये दायित्व बदलता है और जिम्मेवारी बदलनी है। हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है। वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है उसमें कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म की वो है, और वो फ्यूडलिज्म अंग्रेज चले गए लेकिन वो चलता रहा। कांग्रेस ने उसको विरासत में अपना लिया। लेकिन इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सही माने में आजाद हिंदुस्तान की जन्मी हुई पार्टी है। इसका जन्म भी वैसे आजादी के बाद ही हुआ। तो सही माने में लोकतांत्रिक भारतीय आजाद हिंदुस्तान के लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर जितेंद्र, पहले हम चुनौतियों की बात करते थे अपने पड़ोसी मुल्कों में, तो हम पहले पाकिस्तान का नाम लेते थे, हम चीन का नाम लेते हैं, आज भी लेते हैं दोनों का नाम। लेकिन आपको ये कनाडा का अचानक से एक अलग तरीके का व्यवहार करना या फिर अननेसेसरी पोकिंग इंडिया को, आप कैसे देखते हैं कनाडा या जस्टिन ट्रूडो के रोल को? अब सच पूछिए तो दिल तो बहुत करता है, लेकिन इसका उत्तर देने से मैं थोड़ा सा परहेज ही करूंगा क्योंकि फिर क्या होगा कि समाचार ये बन जाएगा और ये प्रोग्राम रह जाएगा तो हम छोड़ देते हैं। हमारा विदेश मंत्रालय इस पर नजर रखे हुए है। समय समय पर उनको इनपुट्स प्राप्त होती हैं, जो उनके पास इनपुट्स हैं शायद हमारे पास नहीं हो, और उसी जो राष्ट्र हित में जो निर्णय होते हैं या जो मौकिफ होता है उसे वो अपनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तरफ से जब भी कोई निर्णय लिया गया, विदेश नीति को भी लेकर के लिया गया, तो मात्र और मात्र राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख करके लिया गया। लेकिन क्योंकि आपने विदेश मंत्रालय का जिक्र किया, तो क्योंकि विदेश मंत्री जी पाकिस्तान के दौरे पर एससीओ समिट के लिए, क्योंकि हम लगातार ये कहते रहे कि बातचीत नहीं हो सकती जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, क्या इसको एक पहल के तौर पर विदेश मंत्री का वहां पर जाना? नहीं, मुझे लगता है कि विदेश मंत्री जयशंकर जी इसका उत्तर स्वयं ही जाने से पहले दे गए थे। वो कहने लगे कि मैं एक इवेंट अटेंड करने जा रहा हूं, मैं कोई उस बातचीत के इरादे से नहीं जा रहा। वहाँ एक समिट हो रहा है तो मुझे भी उसमें भाग लेना है। जी, अंतिम के बस 2-3 सवाल और डॉक्टर जितेंद्र आपसे लूंगी। जानती हूँ समय थोड़ा सा सीमित रहता है, क्योंकि आज हरियाणा के नतीजे आने के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र के तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो पार्टी वहां पर किस तरीके की चुनौतियों को महसूस करती है? क्या कोई है, या फिर महायुति में सब ठीक है? ये बार बार सवाल इसीलिए क्योंकि बहुत सारे स्पेक्युलेशंस हैं कि नाराजगी बीच बीच में उठ रही है कुछ। नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि लोगों ने अभी स्वीकार किया है धीरे धीरे। वो क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते थे, बहुत सारी गलत धारणाएं, उदाहरण के तौर पर नॉर्थ ईस्ट, जब पहली बार हम 2014 में नॉर्थ ईस्ट पहुंचे कि 6-7 वर्ष मेरे पास वहां का प्रभार रहा, तो हमारे बारे में कहा जाता है ये भारतीय जनता पार्टी वाले आएंगे, हमारा खान पान बदल देंगे, हमारा पूजा का तौर तरीका बदल देंगे। इस तरह से कांग्रेस ने हमारे बारे में दुष्प्रचार करके रखा था। लेकिन धीरे 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 जब हम उनके अंदर घुस गए तो उनको महसूस हुआ कि ये तो उनसे भी ज्यादा न्याय पसंद है। और आज देखिए पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में 8 के 8 प्रदेशों में एक को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और एक वो जो है मिजोरम, वो भी एनडीए का हिस्सा है। यानी लोगों में हृदय परिवर्तन हुआ।
और ये इन्होंने एक बैरियर बना के रखा था, वहां के बच्चे बाहर आने से परहेज करते थे कि उनको लगता था कि बाहर जाएंगे तो ना मालूम क्या होगा। खबर आती थी कि लीडर फ्रॉम इंडिया विजिटिंग नॉर्थ ईस्ट, यानी मुख्य धारा में नॉर्थ ईस्ट को लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन्होंने तो जान करके वो खला बना करके रखी थी अपने स्वार्थ के लिए। हालांकि जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे यूपीए के, वो मेंबर भी राज्यसभा के असम से थे, यानी तो राज्यसभा की मेंबरशिप ग्रहण करने के लिए आप नॉर्थ ईस्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आप नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग करे हुए थे। वही इन्होंने हाल जम्मू कश्मीर के साथ किया। अब धीरे 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 जैसे लोगों को समझ में आने लगा है, तो वो क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी को लेकर के गलत फहमियां थी वो भी दूर होती रही। क्योंकि जब हमें मौका मिला, और इसके पीछे बड़ी निष्ठा है, बड़ा संकल्प है, करेज ऑफ कन्विक्शन है, और निस्वार्थ भाव से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से समर्पण किया गया है, ये उसका परिणाम आ रहा है। यहाँ भारत की धरती पर राज्यों में आप अपने अपने स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, अपनी राज्य सरकारें भी बना के, और सेंट्रल में तो आपकी है ही, लेकिन अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन को लेकर भारत सरकार की तैयारी क्या? हाँ, वो भी आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार का क्वांटम जंप हुआ है, इसका उदाहरण आजकल विश्व भर में दिया जाता है। हमारे यहाँ जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी, और 1969 का साल इतिहास में याद किया जाता है इस बात के लिए कि पहली बार कोई मानव चांद की धरती पर उठा रहा था, अमेरिका ने उतारा था, नील आर्मस्ट्रांग उसका नाम था जी। लेकिन आज चांद पर साउथ पोल पर पहुंचने वाले हम पहले हैं, उनसे भी पहले। तो आप देखिए कितना, यानी प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, इरादे भी थे, परिश्रम करने का मादा भी था, लेकिन वो अनुकूलता नहीं थी जो राजनीतिक नेतृत्व से उपलब्ध होती है, जो नीति निर्धारकों के स्तर से होती है, वो पहली बार हुई। मोदी जी ने उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। और जैसा आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जिसका नाम रहेगा भारत स्पेस स्टेशन, वो 2035 में जैसी हमारी योजना है तब तक हम उसको स्थापित करेंगे, और 2040 में पहला भारतीय मूल का एक मानव चांद की धरती पर उतरेगा, और अगले वर्ष 2025 में भारतीय मूल का एक मानव अंतरिक्ष में जाएगा। क्या बात है। इसी नीति और नियत के साथ आगे बढ़ते रहिए, और फिर जिस विकसित भारत की हम बात करते हैं, निश्चित तौर पर उस विकसित भारत का सपना पूरा होते हुए हम जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपने समय दिया। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए, इस चर्चा का हिस्सा आप बने। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपसे अनुरोध